बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अंदर। अपने आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर जरा कराची के निहायत ही अहम मसले जो कि फराहमी और नकासी आपसे मुताल्लिक है, इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे और हर बार की तरह ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड क्या कुछ इक़दामात कर रहा है कराची में पानी के मसाइल को हल करने के लिए। और आज स्पेसिफिकली ज़रा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कारकर्दगी के ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ साथ अपने आज के इस प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो तमाम प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में माजी में हम गुफ्तगू करते रहे हैं, जो कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मेगा प्रोजेक्ट्स कहलाए जाते हैं, तो उनके ऊपर जिस तरीके से इतलात हैं कि कुछ हद तक वो प्रोजेक्ट्स तातुल का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वाकई इस बात में कोई हकीकत है या नहीं। साथ साथ अब भी कराची शहर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कई कई घंटे या कई कई दिन नहीं बल्कि महीनों लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते रहते हैं। इसकी क्या कुछ वजूहात हैं, ये अपने प्रोग्राम में आज जानेंगे। साथ साथ ये भी जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आया क्या कुछ वजूहात हैं कि कराची के शहरी, ऐसे तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ही, बल्कि स्पेसिफिकली अगर कराची की हम बात करेंगे तो कराची के शहरी पीने का पानी खरीद कर पीने पर क्यों मजबूर हैं। क्या वाकई जो हमारे घरों तक पानी पहुंच रहा है वो इस काबिल ही नहीं रहा कि उसको डायरेक्टली पिया जा सके। तो इन तमाम तर सवालात के दो टूक जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असदुल्ला खान साहब, जो कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। गो कि वो तमाम तर मसाइल हैं जिसकी निशानदही हमने आज करनी है और इससे कबल भी मुतादिद बार करते रहे हैं और उनके बड़े सेटिस्फैक्ट्री जवाबात आप देने की कोशिश करते रहे हैं। इब्तिदा में ये बता दिएगा कि मसला कराची वालों के साथ जूं का तू है जिस तरह हर बार होता है, या कुछ बेहतरी असदुल्ला साहब अब आती हुई हमें दिखाई देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया फिर से आपने मुझे तलब किया और मैं हाजिर हुआ। मीडिया को हमेशा वाटर बोर्ड, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पूरी कोशिश करता है सेटिस्फाई करने की और कराची के आवाम को पूरी कोशिश करता है थ्रू मीडिया के। आपका जो एक्सक्यूज मी आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड क्या कर रहा है और उसकी क्या तरजीहात हैं और फ्यूचर में हमारी क्या प्लानिंग्स हैं। देखें, सबसे पहले तो लोग पानी का पूछते हैं। पानी का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं पहले भी मुताद बार इस बात को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता रहा हूँ और अभी फिर से कोशिश करूँगा मैं कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का एक मेगा प्रोजेक्ट जो है जिसको हम कहते हैं K4 प्रोजेक्ट, वो 260 MGD का प्रोजेक्ट है और वो तेज़ी से अपने तकमीली मरहाइल के ऊपर जारी है। गो कि उसमें थोड़ा सा डिले हो गया है। देखिए, जब भी कोई प्रोजेक्ट कंसीव किया जाता है, उसको जब ग्राउंड पे लाया जाता है, उससे पहले तो ये था हमारी पूरी कोशिश थी कि इसे हम 2 साल में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन बहुत सी जगह पे रॉक आ गई और बहुत सी जगह पे पहाड़ी इलाके आ गए जिसको काटने में दुश्वारियां पेश आई और जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अब जो हमने इसकी कंप्लीशन डेट दी है वो हमने दी है दिसंबर 2019। अच्छा, वैसे भी अगर इसको देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट जो है वो कम से कम 3 साल का था ये, लेकिन हमने पूरी कोशिश इसको की थी कि इसे हम 2 साल में कंप्लीट कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सी जगहों पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऐसे आ जाते हैं जो कि मेरे बहुत सारे कराची के रहने वाले इंजीनियर्स लोग जो हैं इस बात को, मेरी बात को तायद करेंगे कि वो प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी हर्डल्स आ जाती हैं, ऐसी जगहें आ जाती हैं जिसको क्रॉस करने के लिए हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स दरकार होते हैं, जिसकी वजह से अब इसे हम दिसंबर 2019 में करने जा रहे हैं कंप्लीट। उसके अलावा हमारा एक और प्रोजेक्ट है जो हमने आपसे पहले भी शेयर किया था, 100 MGD धाबे जी का जो हमारा एक पंपिंग स्टेशन है। धाबे जी हमारा मेन पंपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे हम इस जगह पे हमारे 6 पंपिंग मुख्तलिफ हाउसेस बने हुए हैं। वो 1958 से लेके और 2006 तक के ये टोटल हाउसेस बने हुए हैं जो हमारे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड 4 एंड K2 एंड K3। ये टोटल जो है फेज़ 1 जो है 1958 का बना हुआ है, फिर इसके मुख्तलिफ हैं, 71 का है, 78 का है, देन आफ्टर 2006 में लास्ट हमारा प्रोजेक्ट हुआ था। उनकी अब जो मशीनरी है वो काफ़ी ऑब्सोलेट हो चुकी है, उसके जो टाइमिंग्स हैं वो काफ़ी ऑब्सोलेट हो चुके हैं। उनकी उस जगह पे हमने फेज़ 1 का जो 1958 का है उसको अब अबेंडेड कर देंगे
اور ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ پروجیکٹ بھی اس کی جو آفیشیل ڈیٹ جو ہے وہ سپٹمبر 2019 ہے، لیکن ہم اسے مارچ 2019 میں کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ اس کو اپ گریڈیشن بھی کہا جاتا ہے؟ نہیں، اپ گریڈیشن اس کو نہیں کر سکتے، ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن یہ نیو پورا ایک پمپنگ اسٹیشن بن رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پوری کبھی امید ہے کہ تقریباً 60 MGD ہم کراچی میں اس کے تھرو پانی انجیکٹ کر دیں گے۔ 260 وہ انشاءاللہ ہمارا ہو جائے گا، اس سے پہلے یہ 60 ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر ہمارا ایک 65 MGD کا پروجیکٹ ہے جس کو ہم کمپلیٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی آ جائیں گے۔ تو نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ مڈ آف نیکسٹ ایئر اینڈ اینڈ آف دا نیکسٹ ایئر ہم کراچی کے اندر مور اور لیس یہ تقریباً 60، 65 اور 260 جو ہے وہ کراچی میں انڈیکٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک، اسداللہ صاحب، ہر بار کی طرح اس بار بھی میں آپ سے یہی جاننے کی کوشش کر رہا تھا، اور جسے کہتے ہیں نا ٹیکنیکلی آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ تمام چیزیں سمجھانے کی بھی کوشش کی۔ لگ بھگ 1 سال کا عرصہ ہو چلا آ رہا ہے کہ جب سے ہم K4 کے بارے میں آپ سے جاننے کی کوشش کرتے چلے آئے ہیں، ساتھ ساتھ S3 کے بارے میں آپ سے جانتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ جس طریقے سے آپ نے دھابے جی کی پمپنگ اسٹیشن کی بات کی اور 65 MGD کی الگ سے بات کی، تو یہ تمام تر پروجیکٹس وہ ہیں کہ جس کے حوالے سے ہر گزرتے ٹائم کے ساتھ ایک نئی تاریخ دکھائی دیتی ہے۔ یہ اطلاعات اس وقت زیر گردش ہیں کہ غالباً کچھ پروجیکٹس ہیں، جیسے کہ آپ نے دھابے جی کی بات کی، وہ تعطل کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ K4 کے حوالے سے آج بھی قومی اسمبلی کے اندر بحث ہوئی، قومی اسمبلی میں گو کہ پاکستان بھر کے پانی کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ اسپیسیفکلی جب کراچی کے پانی کے مسئلے کے اوپر بات ہوتی ہے تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئی اسپیسیفک واٹر پالیسی اگر آپ کراچی کے حوالے سے دیکھیں تو نہیں دکھائی دی جاتی، اور اگر ہے بھی تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ تو کیا واقعی صرف اور صرف ہم ہر بار تاریخ پہ تاریخ سنتے رہیں گے یا حقیقی بنیادوں پر بھی کچھ ہو رہا ہے؟ پلیز دیکھیں، اس کو پھر کریکٹ کیجئے کہ 100 MGD جو ہے اس کی آفیشیل ڈیٹ جو ہے سپٹمبر 2019 کی ہے، ہم اسے مارچ 2019 میں کر رہے ہیں، تو ہم نے اس کو ریڈیوس کر دیا، اس کو پلان کرنا میں ارلی پلان کر رہا ہوں، ایکسکیوز می۔ لیکن K4 جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایک نیا پورا پروجیکٹ تھا اور 124 کلومیٹر کی اس کی ٹوٹل لینتھ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک قومی ادارہ کام کر رہا ہے۔ ان کی تقریباً جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق ان کے 12 یونٹس اس پہ کام کر رہے ہیں مختلف سیگمنٹ کے اوپر، اور اسے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسے ہم دسمبر 2019 میں کمپلیٹ کریں، کیونکہ وہ ٹوٹل ایک بیرن لینڈ تھی، ٹوٹل ایک نیو ایریا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے قابل بھی فنڈ سے متعلق معاملات ہوتے رہے ہیں، اور K4 کے اوپر آج بھی کہا جاتا رہا کہ اس کی لاگت کا تخمینہ ایون اگر آپ 2009 سے لے کے اب تک کی بات کریں تو اس میں کئی گنا کا اضافہ ہو چکا ہے، اور انفیکٹ اب بھی ڈالرز کے ریٹ میں فلکچویشن کے بعد معاملات قدر مختلف ہو گئے ہیں۔ تو ان تمام تر وجوہات کی بنا پر بھی یہ پروجیکٹ کافی حد تک ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ K4 2019 میں 9 میں شروع نہیں ہوا، K4 کی جو فرسٹ انوگریشن ہوئی تھی وہ 14 اگست 2016 کو ہوئی تھی۔ نہیں، میں آپ سے بتا رہا ہوں یہ اس کو تو ٹیک اپ کیا جانا تھا 2009 میں، اور پھر وہ جسے کہتے ہیں نا تعطل کا شکار ہوتے پھر 2016 تک آگئے۔ اس کے اوپر میں کسی گورنمنٹ والے سے ضرور میں بات کروں گا۔ وہ گورنمنٹ پالیسی بالکل ٹھیک ہے، میں ارسا سے نہیں مل رہا تھا، ارسا سے کوٹا نہیں مل رہا تھا، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ۔ جی میں نے آپ سے کہا کراچی والوں کو تو بس یہ آسرے دیے جاتے رہے نا کہ جی یہ پروجیکٹ شروع ہوگا تو کراچی کے معاملات حل ہوں گے، کچھ حد تک پانی مزید آئے گا، لیکن آبادی میں تو اضافہ ہوتا گیا، لیکن پانی جو کا تو اس وقت ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ کراچی از دا پارٹ آف پاکستان۔ آپ بالکل اس طرح سے پروجیکٹ کر رہے ہیں جیسے کراچی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ نہیں، قطعی طور پر نہیں، قطعی طور پر نہیں۔ میرا چونکہ اسپیسیفک کراچی کے اوپر پروگرام ہے، اتنا ہی فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور تمام صوبوں کی اتنی ہی نگاہیں ہوتی ہیں جتنی کہ ان کے اپنے شہروں کے لیے ہوتی ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کی پوری یہ کوشش ہے سر دیکھیں نا، میں اب آپ سے اگر بات کروں گا تو الگ نہ کریں، اٹ وڈ بی ٹورڈز اے پولیٹیکل سائڈ۔ میں اگر آپ سے دو ٹوکے اب یہ بات کروں گا تو بڑا بالکل منفرد اور مختلف سوال ہو جائے گا۔ سر کراچی کی اس وقت آبادی آپ کے حساب سے کتنی ہے؟ آپ اس کے اوپر لاسٹ پروگرام میں بات کر چکے ہیں۔ کراچی والے کو اس پانی کا کتنا حصہ ملتا ہے؟ آپ اس کے اوپر پچھلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں۔ تو آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جب پراپر کراچی کو پانی نہیں ملے گا، اور اگر میں اس کے اوپر بات کروں گا تو ہاؤ کین یو اسٹاپ می کہ آپ کراچی کے اوپر بات نہ کریں یا کراچی کے پانی کے مسئلے کے اوپر بات نہ کریں؟ سر آپ کو اس بندے کا درد پتہ ہے جس کے گھر پہ مہینوں پانی نہیں آ رہا؟ اس بندے کے درد کا پتہ ہے جو کہ ٹینکر کے لیے رلتا رہتا ہے؟ اس بندے کے درد کا پتہ ہے جس کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے؟
وہ سر آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو یہ نہیں بعد میں پتا کہ کدھر پانی آ رہا ہے کدھر نہیں آ رہا. لیکن یہ آپ نہ سوچیں کہ پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز سے غافل ہے یا اس چیز کا اس کو علم نہیں ہے. سر میں غافل کیوں سمجھوں جب اس شہر کراچی کی جو طلب ہے اس کا 30% بھی اویلیبل نہیں ہے, اینڈ دیز آر دی فیکٹس جو کہ آپ کی طرف سے ہی مجھے ملے ہیں. بالکل یہی میں نے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ سنسیئر ہے کراچی والوں کے ساتھ. تھوڑا سا ایک ٹائم اس میں ضرور لگ رہا ہے, پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے میں تھوڑا سا ایک ٹائم لگ رہا ہے, کیونکہ جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ 124 کلومیٹر کا تو صرف یہ ڈسٹینس ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, تھوڑا سا مجھے فی الاؤ می, آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کراچی اپنے پانی کے منبع سے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, آج پھر سے میں یہ بتا رہا ہوں, کراچی اپنے پانی کے منبع سے تقریباً جو ایک پورٹیبل پانی ہے اس سے 125 کلومیٹر دور ہے. جو ریسٹ آف سٹیز ہیں پورے پاکستان کے خاص طور پہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نہر, دریا یا کنارے, کسی نہ کسی واٹر کورس کے قریب وہ آباد ہیں. کراچی ایک واحد شہر ہے جو اپنے پانی کی سورس سے 125 کلومیٹر دور ہے. تو کراچی کو, اور یہ بھی میں آپ سے عرض کروں, اگر آپ تھوڑا سا گوگل کے اوپر دیکھ لیں گے کہ کراچی واحد شہر ہے ان دنیا کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو اپنی جو پانی کی سورس ہے وہ اتنا دور ہے. ورنہ جتنے بھی دنیا میں کے ملک سٹیز ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ پانی کی اپنی سورس سے قریب ترین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے. میں نے آپ سے کہا نا, کراچی is paying for it. 124 کلومیٹر کا یہ ڈسٹینس ہے, 125 کلومیٹر کا ہمارا انڈس کا سورس کا ہمارا سسٹم ہے. اتنی دور سے ہم پانی کو لے کر آتے ہیں, جبکہ اس کے پیچھے جو ہے جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ لے کر آ رہا ہے وہ پانی کو لے کر آتا ہے کوٹری سے لے کے کنجھر لیک تک. بالکل ٹھیک ہے. تقریباً وہ بھی 125 اور 130 کلومیٹر کا ڈسٹینس وہ کور کرتے ہیں. ایٹ این اپروکس 280 کلومیٹرز کا ڈسٹینس 280 کلومیٹر 300 کلومیٹر کا یہ ڈسٹینس ہے جو ہم کور کرتے ہیں. بالکل ہے, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کراچی والوں کو جتنا پانی ملنا چاہیے اتنا نہیں مل رہا ہے. یہ بالکل, یہ میں نے آپ کو اسٹیٹس دیا تھا کہ دیکھیں آفیشیل اسٹیٹس جو ہے اس وقت سینسس کا وہ ہے 17 ملین کا. I don't want you to repeat it. مجھے صرف اتنا بتائیے کہ کیا کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سنسیئرٹی سے کام کر رہا ہے, کیونکہ آپ بھی اس بات سے اویئر ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اندر چند سالوں میں کراچی کے اوپر باقاعدہ طور پر کلیشز ہو سکتے ہیں مختلف علاقے والوں کے درمیان, مختلف کمیونٹیز کے درمیان, صرف پانی کی ڈسٹریبیوشن. دیکھیں آج کی ڈیٹ میں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ گاڈ فاربڈ کہ 2019 کے اندر ہمارے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ کی بات بالکل صحیح ہے. لیکن جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 2019 دسمبر میں یہ تمام پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے, اور اس کا پروونشل گورنمنٹ تو اس پہ بھی جا رہی ہے کہ جو اس کا سیکنڈ فیز ہے 260 کا اس وقت چل رہا ہے, اور اس کی لینڈ جو ہم نے کور کی ہوئی ہے وہ ہم نے اس کے 3 فیزز کی ہوئی ہے. ٹوٹل یہ 600 MGD کا ہے. یہ ٹوٹل جو K4 پروجیکٹ ہے یہ 600 MGD کا ہے. فرسٹ فیز میں جو یہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے یہ 260 کا ہے. پروونشل گورنمنٹ کی یہ پوری کوشش ہے کہ اس وقت جو ہے ہم اس کا سیکنڈ فیز جو ہے وہ ابھی ہی شروع کر دیں, نہ کہ پہلے ہم فرسٹ فیز کمپلیٹ کریں جو کہ دسمبر 2019 میں ہے, اور اس کے بعد ہم اس کا سیکنڈ فیز کا شروع کریں. ٹھیک ہے جی, میں چاہوں گا کہ آج پبلک کالز بھی ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کریں, اور اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 02134860-895 پر. کوشش کیجیے گا اسپیسیفکلی جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بات کریں, اور 2 ٹوک بعد میں چاہوں گا کہ آج شہریوں کی طرف سے بھی آئے, اور اسد اللہ صاحب کی موجودگی کا ہم ضرور فائدہ اٹھائیں گے, چونکہ ان کی موجودگی سے ہمیں ایٹ لیسٹ یہ ضرور ہوپ ملتی ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور یہ خود اپنے ایم ڈی صاحب کی ساتھ مل کر, ان کی پوری ٹیم ساتھ مل کر کراچی والوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش ضرور ہے. ایک کال میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جی, کون کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. فرمائیے گا کون صاحبہ, کدھر سے بات کری اور کیا مسئلہ ہے؟ جی میں فرحت سلطانہ بات کر رہی ہوں, لیڈی ہیلتھ سپروائزر ہوں اور بلدیہ ٹاؤن سیکٹر A3 میں رہائش ہے میری. ٹھیک سر, میرا سوال ہے کہ بلدیہ ٹاؤن میں یا کراچی کے مختلف علاقوں میں کبھی تو سال میں تو ایک دفعہ پانی آتا ہے, لیکن ہم جس سیکٹر میں رہتے ہیں سیکٹر A3 یہاں سے سر سالوں میں بھی کئی سالوں سے پانی نہیں آیا, اور ٹینکر مافیا کا یہاں پر قبضہ ہے. میں نے تو سنا تھا ٹینکر مافیا, واٹر بورڈ والے فرحت صاحبہ قطع کلامی معاف, ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹینکر مافیا کو ہم نے ختم کر دیا ہے, غیر قانونی ہائیڈرنٹس ختم ہو گئے ہیں, ٹینکرز کا تو اب معاملے ختم ہو گیا. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی ٹینکر مافیا کا راج ہے؟ 5-5 ہزار کے پانی کے ٹینکر آتے ہیں سر. ہم اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں, ہم بچوں کو اسکول کس طرح بھیجیں, یا ہم اپنے پانی کا خرچہ پورا کریں. ہماری مائیں بہنیں صبح سویرے اذان کے ٹائم گلیوں روڈوں پہ نکلتی ہیں
जब हेडिंग खुलता है तो पानी वो रोजाना लेकर आते हैं टैंकर से और वहाँ लाइनें लगी। ठीक है फरज साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर कॉल। सर दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से मैं कराची वालों की बात कर रहा था। ये वो शहर है जो कि जहां पर हाईएस्ट टैक्स पेयर्स रहते हैं, ये वो शहर है जो कि पाकिस्तान भर के रेवेन्यू के अंदर अपना लगभग 65% हिस्सा देता है, ये वो शहर है जो कि सिंध के अंदर लगभग 90% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। इसकी वजह से मैं कराची वालों के लिए आपको पूछ रहा था कि बल्दिया भी कराची का ही हिस्सा है, ठीक है ना सर, वहां पर ये आलम है। मैं तो आपको आज इंटरव्यू में बता रहा था ना, घंटों नहीं, दिनों नहीं, महीनों में पानी आते, उन्होंने मेरी तस्दीक कर दी कि महीनों भी नहीं, सालों में अगर एक बार पानी आ गया तो आ गया। ये माए बहनें हमारी हैं जो कि सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक जाती हैं, टैंकर्स के लिए लाइनों में खड़ी होती हैं और 5-5 हजार रुपए के बता रही हैं टैंकर्स मिलते हैं। सर मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं आपको। देखें, बल्दिया इस वक्त वेस्ट जो है ना, वो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड हुआ सर है, बट मैं इसको मान रहा हूं। अब आप मुझे बोलेंगे कि जी हब सोर्स से इनके लिए पानी आना होता है और हब ड्राई हो गया मतलब अगर हब ड्राई हो जाएगा तो देयर इज नो अल्टरनेट सोर्स। अल्टरनेट हम इंडस का पानी काट के और इस वक्त हम वेस्ट के इलाके में हम दे रहे हैं। इसके लिए कोई मुस्तकिल हल होना चाहिए। औरंगी आप लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं? बहुत बड़ी आबादी है, एक बहुत बड़ी आबादी है जो बल्दिया, औरंगी, साइड, मेट्रोवेल इसमें रहती है और इस वक्त वो पूरा जो था डिपेंड करता था हब के ऊपर। ना आपको भी उतना ही दर्द होगा। 1983 से वो हब के ऊपर सारा डिपेंड करता था, लेकिन यह बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि इस वक्त वहां से हमें पानी जो है वो इस वक्त जीरो हो गया है। हब का जो पानी है वो जीरो हो गया है। मैं यहाँ पर इंडस से ही काट के हम पानी दे रहे हैं। सर ये अच्छी बात है कि आप उसको मैनेज एटलीस्ट जरूर भरपूर तरीके से कर रहे हैं, उस 30% अवेलेबल वाटर को भी आप एटलीस्ट। अब वो हाइडेंट की आप जो बात स्पेसिफिक हाइडेंट की बात कर रहे हैं, पहले वो हाइडेंट चलता था 17 से 18 दिन में, ठीक है ना। अब उस हाइडेंट को वाटर कमीशन के ऑर्डर्स के मुताबिक, क्योंकि वो हाइडेंट जो है वो ऑपरेट होता है अंडर दी सुपरविजन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वो अब हम 12 दिन में सिर्फ 1 दिन वो हाइडेंट चलता है। ये भी मैं आपको बताता चलूं, ये बल्दिया वालों को पता है कि उसका टाइम जो है वो रिड्यूस करके अब उसको हम 12 दिन पे ले आए। जो पहले 18 और 20 दिन में चलता था, 12 दिन में सिर्फ 12 घंटे के नहीं चलता है। लोग लाइन से पर्ची लेके कंट्रोल रेट के ऊपर पानी वहां पे मिलता है। ठीक है, मैं जरा अभी इसके ऊपर भी जरा बात करूंगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद कुछ ये जरूर बात करेंगे कि किस तरीके से वाटर मैनेजमेंट कराची के अंदर की जा रही है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद, ब्रेक के दौरान इनफैक्ट हमारे पास काफी कॉल्स आई और इस वक्त भी कॉलर मौजूद है। सर आपकी इजाजत से मैं कॉल लेना चाहूंगा फिर, ताकि हम जरूर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहां से? अस्सलाम वालेकुम जी, अफसार बात कर रहा हूँ मैं। जी अफसार साहब फरमाइएगा क्विकली, क्या इशू है, किस इलाके से है? जी यासीनाबाद फेडरल एरिया ब्लॉक 9, हमारा यहाँ पे पानी का इशू है। तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। हाँ। और हमने बार बार जो है वो चक्कर काटे हैं वाटर बोर्ड के प्लीज हमारा लाइन का जो इशू है उसको रिजॉल्व करें, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। कोई एक्शन नहीं लिया जाता सर। ये इनफैक्ट वाटर बोर्ड का जो स्टाफ है वो आके हमें कहता है कि हमें 3000 रुपए दें और हम जो है ना वो मुझे क्विकली बताइएगा, कोई सोसाइटी है आपकी? मतलब हम व्हाई शुड वी बेयर द कॉस्ट फॉर द लेबर? ठीक है अफसार, कोई सोसाइटी है आपकी जहां पर आप रहते हैं? नो सर, सोसाइटी बेसिकली यासीनाबाद हमारा एरिया है। ये गुलशन शमीम जो है इसके पीछे रेजिडेंशियल एरिया है, 240 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं हमारे। काफी पुरानी सोसाइटी है, लाइक 35 इयर्स पुरानी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर कॉल। ये भी ऑनियन में जवाब भी ले रहा हूँ। सर देखिए ना, सोसाइटी का मसला हो या ना हो, ये भी यही कहते हैं कि वाटर बोर्ड वालों से रब्ता करते हैं। जब उनसे रब्ता किया जाता है वो बोलते हैं जी फी घर हमें पैसे दे दें आप। कुछ हमारा भी दुख सुन लें। आप तो हमारे दुख सुनाते हैं, कराची वालों के दुख सुनने के लिए आज आप यहाँ पर कराची की जो बहुत सारी ऐसी आबादीज हैं, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं, बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने अपनी एक बाउंड्री वॉल के नाम में, मैं कुरंगी की तरफ आपको जब लेके जाऊंगा तो कुरंगी में बहुत से एक ऐसे इलाके हैं कि उन्होंने एक सोसाइटी डेवलप की, वाटर बोर्ड से कोई एनओसी नहीं दी, वाटर बोर्ड से कोई उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और उन्होंने वो हाउसेस बना के या वो प्लॉटिंग करके। और वाटर बोर्ड इतना मासूम था कि उस वक्त वो सोसाइटी बन रही थी विदाउट वाटर बोर्ड के एनओसी के, वहां पर उन्होंने काम कर दिया। वाटर बोर्ड के पास उसको रोकने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, उसकी रोकने की जिम्मेदारी जो है वो एसबीसीए की है। वो एसबीसीए अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो, चले मतलब अब आपने तमाम मलबा एसबीसीए के ऊपर डाल दिया, जिस तरह से हम कराची में हाई राइजेस का मलबा भी एसबीसीए के साथ डाल देते हैं। फिर हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब सवाल करते हैं कि जी कराची में पानी है ही नहीं,
जो फिर आप बेटरमेंट की मद में चार्जेस लेते हैं वो किधर जाता है? बेटरमेंट की जो चार्जेस होती थी उसके कोई पैसे हमें नहीं मिले। उसके बाद जब अब वाटर कमीशन आया था तो उस मद के अंदर, मुझे एक एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन जो मुझे इस वक्त याद आ रही है फिगर, वो कोई 130 मिलियन जो है इस वक्त लास्टली हमें पेड हुए हैं SBCA से। आपको आज दो टूक बात बताऊं, कराची वाले और इनफैक्ट सिंध वाले और पूरे पाकिस्तान वाले वाटर कमीशन के एटलीस्ट बहुत शुक्रगुजार हैं कि उस वाटर कमीशन के आने के बाद एटलीस्ट कुछ चीजों पे इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया। और मैं बोलता हूं कि हैट्स ऑफ टू चीफ जस्टिस एंड हैट्स ऑफ टू अमीर हानी मुस्लिम साहब के एटलीस्ट जिनकी काविशों से हम ये देख रहे हैं कि आप लोग भी मुतहरिक हो गए, जो और दीगर महकमे हैं वो मुतहरिक हो गए। नहीं तो ये उसी तरह प्रॉब्लम में रहते ना मामलात। सर S3 पे इस वक्त हम देखते हैं कि वाटर कमीशन के एक्टिव होने के बाद ही S3 के उस मखसूस केस के ऊपर, इसमें अगर आप मुझे थोड़ा सा ऐड करने की इजाजत दें, इसमें कोई शक नहीं कि वाटर कमीशन के आने के बाद और स्पेशली अमीर हानी मुस्लिम साहब के आने के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट से फंडिंग का प्रॉब्लम था S3 का, जैसे अभी आपने फरमाया कि S3 के प्रोजेक्ट के ऊपर ये होता था कि वो कहते थे, फेडरल गवर्नमेंट कहती थी कि हमारा एक मखसूस शेयर है, हम वो देंगे, उसके बाद हम नहीं देंगे। आपके आने के बाद, जनाब हानी साहब के आने के बाद फिर ये हुआ कि उन्हें बुलाया गया, फेडरल गवर्नमेंट को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी, और उसके बाद उनको एक पेज पे ला के वो फंड्स रिलीज हुए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को फंड्स नहीं मिल रहे थे, वाटर बोर्ड को फंड्स नहीं मिल रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट नहीं हो रही थी, तो उनको लाया गया और उनके थ्रू पेमेंट की गई। तो वो आज S3 का जो TP3 है उसका 77 MGD जो है वो ट्रीट हो गया और रिमेनिंग जो है उसका कंप्लीट हो जाएगा 2019 के दिसंबर में। हमारा तकरीबन 280 MGD जो है TP1 एंड TP3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उसको मुतहर्रिक किया गया, और नेचुरली कोर्ट के अपने एक पावर्स होते हैं जो कि एक ब्यूरोक्रेसी में यानी कि बात ये हुई कि कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है, सिर्फ विल का डिफरेंस है। तो अभी आप बिला वजह में फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, हमारी भले वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, उसको आप सपोर्ट कर रहे थे। आप लोग इसका मतलब डिलीवर करना चाहते हैं, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो डिलीवर करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ विल का डिफरेंस आ गया ना। लेकिन उसके अंदर ये होता है कि नेचुरली जब कोर्ट के एक ऑर्डर्स आते हैं तो सब मुतारिक हो जाते हैं, कि कोर्ट के ऑर्डर्स हो जाते हैं। जब आप लोगों ने एक प्लान कर लिया है, जिस तरह से ब्रेक पर भी आप सुन रहे होंगे अब्दुल माजिद साहब जिन्होंने दस्तगीर से कॉल की थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जी लैक ऑफ प्लानिंग है। 1956 के बाद से जो प्लानिंग कराची के लिए उन्होंने कहा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई हुई। उन्होंने इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी बात की, इसमें बहुत सारे अदारे हैं, देखिए इसमें बहुत सारे अदारे हैं, इसमें मास्टर प्लान वाले भी हैं, इसमें SBC भी है। बात करूंगा ना, ठीक है, कि एटलीस्ट आपकी तरफ से कोई प्रपोज्ड प्लान प्रॉपर जाता है या नहीं जाता, अप्रूव होना या ना अप्रूव होना वो कहानी दूसरी है कि जी सिंध गवर्नमेंट ही नहीं चाहती या पीपल्स पार्टी नहीं चाहती या MK वाले नहीं चाहते कि कराची में बिजली आए। ऐसे देखिए, मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन मैं बिल्कुल ये बताऊं कि हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो भी इस वक्त इक़्तिदार में होती है वो पूरी कोशिश करती है कि ये काम हो। लेकिन नो डाउट वाटर कमीशन के आने के बाद बहुत सारी कराची की भी और इंटीरियर की भी, आई मीन टू पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की भी बहुत सारी स्कीमें जो हैं वो मुतहरिक हुई, और जस्टिस साहब ने पूरे सिंध के कई दौरे किए, ठीक, कराची को पूरा मुतहरिक किया, सॉलिड वेस्ट को पूरा मुतहरिक किया, बिल्कुल। और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं कि एटलीस्ट कराची वाले बेइंतहा शुक्रगुजार हैं वाटर कमीशन के। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहां से? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहां से? जी वालेकुम अस्सलाम, अयाज अहमद बात कर रहा हूं। जी अयाज साहब फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे क्विकली? ये कहना चाहूंगा कि गुलिस्तान जोड़ का एरिया ब्लॉक 19, ठीक, यहाँ पे इनका कोई सुपरवाइजर है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, नदीम उर्फ कस्बा, वो उसने एक वॉल लगाया हुआ है ब्लॉक 19 में, और उसको जिस अपार्टमेंट में पानी देने के लिए जब पानी का टाइम होता है उस वॉल की चूड़ियां वो बंद कर देता है। अच्छा। तमाम पानी जो है वो जाता है उस अपार्टमेंट में, उससे उसकी जो है 5000 रुपए तय हुए हैं पानी के टाइम पे, और वाल उससे बंद कर देता है। ये गैर कानूनी वाल जो लगा हुआ है इसको ये क्यों नहीं निकलवाते? मुताबिद बार इधर एप्लीकेशन दे चुके हैं। दोबारा नाम बताइएगा अयाज साहब। नदीम और नोट कर लिया, नदीम मकबूल उर्फ कस्बा। अच्छा ठीक है, कब्जा उस कस्बा अच्छा कस्बा, पता नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसने प्राइवेट मीटर रखे हुए अपने, ओके, मतलब प्रॉपर बड़े प्लान्ड वे में वो जो अगर ये सुपरवाइजरी भी कर रहे हैं तो बड़े प्लान्ड वे में पैसे लेके सुपरवाइजरी कर रहे हैं, यही है यार मामला। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आगे इनसे 300 घर मुतासिर हैं।
जिनसे जो पैसे नहीं देते उनसे पैसे, जो नहीं देते उनको पानी नहीं मिलता। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक्स लॉट कि आपने गोश्त को लाके। मैं इसी के साथ ऐड अपना भी एक सवाल कर देता हूँ, ये सिर्फ एक नदीम और कस्बा या आई डोंट नो कि क्या उसकी जो है वो लाई, सर ये एक की कहानी नहीं है। आप, मैं अगर बताऊं, मैं बड़ी सिलेक्टिव पब्लिक कॉल भी ले रहा हूं, बिल्कुल पीछे मुझे बताया जा रहा है बेनतेहा कॉल। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। देखिए काली भेड़े हर डिपार्टमेंट में होती हैं, नहीं तो हर इलाके में ये मैंने नोट कर लिया। मुझे अगर आप ऑन एयर बता सके, नहीं रिजल्ट मुझे ना देना, एक अच्छी बात होगी कि पब्लिकली अगर वाकई ऐसा है, मैं अगर बोलते हैं अपने प्रोड्यूसर से बोलता हूं यार साहब का नंबर लूंगा, मैं चाहूंगा कि यार साहब का नंबर आप नोट करके लिखें। लेकिन इस जैसे माफिया को खत्म करने के लिए आप लोग क्या कुछ इकदाम कर रहे हैं, नदीम उर्फ कब्जा या कस्बा जैसे लोगों के खात्मे के लिए, या इस जैसे बेइंतहा लोग हैं जो कि कराची वालों को ब्लैकमेल करते हैं सिर्फ पानी देने के लिए? सर बात बिल्कुल ये है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा। ऐसी चीजें, ऐसी काली भेड़ें जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि हर जगह पे हैं, हर डिपार्टमेंट में हैं। ये नहीं है कि सिर्फ कराची वाटर, मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगा, लेकिन जब भी मेरे पास कोई ऐसी शिकायतें आती हैं, अभी मैंने कोरंगी के अंदर से, बगैर नाम लिए बता रहा हूं, अभी आज भी मैंने वहां से 3 वॉलमैन वहां से मैंने ट्रांसफर करके HRDA में मैंने उनको रिपोर्ट करवाया। और मैंने आज अपने HRDA के, आप बिल्कुल ऑनलाइन अभी ले लें, मेरे HR के जो मेरे हेड हैं, उनसे मैंने कहा कि यार इनमें से एक बंदा जो है इसकी नौकरी टर्मिनेट करने के लिए मुझे आप सजेस्ट करें। अच्छा जी, टर्मिनेट करने के लिए, बिलीव मी आप अभी मेरे HR के DMD को आप लें लाइन पे और उनसे आप पूछें कि मैंने उनको क्या दरखास्त की, क्योंकि मेरे हम पल्ला हैं, वो मेरे इक्वल हैं, मैं उनको ऑर्डर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आज शाम भी मैंने उनसे एक नाम दिया। मैंने कहा कि जी इस बंदे का जो है मुझे टर्मिनेशन की आप पुटअप करें और उसको मैं फॉरवर्ड करूंगा और उसकी टर्मिनेशन मुझे चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी आप रिक्वेस्ट करेंगे नदीम और कस्बा या कब्जा के लिए? आप डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकते? मैं सुबह ही उनको बुला, इसको तो मैं सुबह ही वहां से रिमूव करूंगा। इस तरह की डायरेक्ट कंप्लेंट्स हैं सर, और मैं बार-बार बोल रहा हूं कि कराची वाले बात करना चाहते हैं। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं एटलीस्ट आप हमारे बुलाने के ऊपर, या अगर हम खालिद साहब से भी अगर करते हैं रिक्वेस्ट तो वो भी आपका नाम सजेस्ट करते हैं कि जी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की भरपूर रिप्रेजेंटेशन के लिए असदुल्ला साहब जो अवेलेबल रहेंगे। मैं हाजिर होता हूं। मैं देखिए मीडिया को मीडिया में अगर हम आंसर नहीं देंगे, हम पब्लिक को सामने पेश नहीं होंगे, तो फिर ये होगा ना कि हम भाग रहे हैं। मैं तो ये जो हमारे वॉलमैन है ना, इन वॉलमैन के लिए हमने एक अभी स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं कि इनकी पूरी मूवमेंट हमें मालूम होगी। हम पूरे वेल्व्स को जो है अब हम टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। इसके ऊपर जरा बात करूंगा ना कि जी वो चूड़ियां खोलना, चूड़ियां बंद करना, ये बड़ी अच्छी बात है सर। एक प्रॉपर आपके पास देखिए यही हाइड्रेंट थे, इन हाइड्रेंटों पे लाइनें लगती थी, फिर वही विल वाली बात आ गई, लाइनें लगती थी हाइड्रेंट के ऊपर। आप हमने ऐप बनाने के साथ विल नहीं थी, उस पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था, उस पे खत्म होने के बाद तौर पर टेरर फंडिंग होती थी। बात कर रहा हूं, मैं आपको अभी भी ये बगैर जिसे कहते हैं ना इस चीज को बिग किए हुए ये बात कह सकता हूं कि ये पैसा भी कई नेगेटिव कामों में ही जाता होगा, क्योंकि 2 नंबर पैसा है। देखिए अब क्या हो गया, वॉलमैन फी घर 3,000 रुपए अगर ले रहा है, ये है, बताया ना कितना अमीर हो गया। देखिए अब इस वक्त हमने हाइड्रेंट को जो है वो मॉनिटर कर दिया, लेकिन हमारी विल थी, हमने उसमें अब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। अब हम ऐप पर आ गए, ऐप पे आप अपना टैंकर जो है वो बुक करवा सकते हैं। प्लस ऐप का भी क्या हाल है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैं एक बार फिर आज आपको बताऊंगा। एक ब्रेक नहीं बल्कि कॉलर हमारे साथ बताया जा रहा है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहां से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा? मैं आतिफ बात कर रहा हूँ, नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक L से। जी आतिफ साहब फरमाइएगा। इनके अपने बंदे ने, दानिश नाम है, हमसे आज से तकरीबन 4 महीने पहले 25,000 रुपए फी घर, और हमारी गली में तकरीबन 30 हाउसेस है। ठीक है, तो तकरीबन 7-7.5 लाख रुपए लिए कि हमसे ये लाइन डाल के देंगे। ओके, वो इन्होंने लाइन डाली, आज तक उसमें पानी नहीं आया। तो मतलब पैसे उसने ले लिए, काम करके नहीं दिया। तो वो पैसे जो लिए थे वो किया, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा। नहीं, मुझे बताइएगा आतिफ साहब, वो उसने ऑफिशियल कोई चालान बनवाया था या अपनी जेब में डालने के लिए आपसे पैसे लिए थे कि जी ठीक है? जी बिल्कुल, सब कुछ हुआ है। हमारे पास दरखास्तें भी हैं। इनके ही अपने बंदे ने कहा आप हमें लिख के दे कि इसमें पानी नहीं, पानी आए या ना आए, आप हमें पैसे दे दे, ये हमारा मसला नहीं है। आतिफ वहां पर होता क्या, उसकी उस बंदे क्या है, क्यों दिए? हाँ, ये मैं पूछता 7.5 लाख रुपए इज अ ह्यूज अमाउंट। नहीं तो फिगर 25,000 रुपए, वो अगर 5,000 रुपए एक टैंकर के लिए देंगे, ठीक है, अगर उसको कोई राह दिखा रहा है आपके वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का बंदा, क्या एक काम करो, सुपरवाइजर एक लोअर स्टाफ के साथ 7.5 लाख रुपए आपने उसको दे दिए। सर मैं अगर आपकी इजाजत से पूछूं, मैं आतिफ मुझे बताइएगा कि आपने क्या मुताल्लिका चीफ इंजीनियर, लाइन ड्रॉप हो गए सर, मैं एक बात बताऊं, ये घर घर की कहानी है, ये इलाके की कहानी है, पूरे कराची की कहानी है सर। ये आज इत्तेफाक की बात है
कि पता नहीं क्यों मामला इस तरफ डाइवर्ट हो गया। नहीं, आपके सामने देखिए ना, उसको आंसर करने के लिए मैंने देखिए एक्सेप्ट नहीं किया। नाम ले रहा है वो दानिश, मैं तो उससे पूछना चाह रहा था कि ये बंदा कौन है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, पता नहीं नदीम और कस्बा कौन है, इस तरह के मैं आपको सच बताऊं। देखिए मुझे इनके आप नंबर लेते हैं, काइंडली मैं आपसे दरखास्त करूंगा, क्योंकि देखिए अब मैं इस जगह बैठा हूं तो मुझे कुछ ना कुछ इसकी देखें तदारुक भी करना पड़ेगा। मैं आपसे ये फिर दरखास्त करूंगा कि ये जो भी हजरात हैं, जैसे अभी आपने दानिश की बात की, इन दानिश साहब का नंबर मुझे अपने प्रोड्यूसर से जरूर लेके दीजिएगा। नहीं, दानिश का नंबर नहीं, आतिफ साहब, सॉरी दानिश वो बंदा है जो कि आपके महकमे का बंदा है, जिसने 30 घरों से फी घर 25-25 हजार रुपए लिए, और जो भी अमाउंट बनती है वो लेने के बाद वो साहब जो है वो ना बेचारों को पानी मिला ना कुछ मिला। और जो आप सवाल करें उसके लिए मैं जवाब दे तो नहीं हूं, लेकिन अवाम की तरफ से अगर मैं आपको जवाब दूं, सर एक बंदे को जिसको 5,000 रुपए फी टैंकर देना पड़ता हो, उसको 25,000 में अगर कोई वे आउट दिखेगा ना तो वो मरता क्या ना करता सर। किसी सीनियर, किसी चीफ इंजीनियर से, किसी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से तो जरूर इंजीनियर ने बेचारे को लिफ्ट नहीं कराई होगी, ठीक है, किसी से तो कंसल्ट की जाए। 7.5 लाख रुपए आपने, जबकि कह रहे हैं कि उसने काम भी किया है, उसने लाइन भी, लेकिन मैं इसको जरूर डिग आउट करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ और ये पैसे क्यों दिए गए, किसने लिए ये, ठीक है ना। मुझे इनका नंबर काइंडली जरूर दे। मैं ये दोनों, आतिफ का भी और अयाज का भी, दोनों नंबर आपको देता हूं। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक के बाद कुछ कराची में होने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में तो असदुल्ला साहब ने बताया है, लेकिन हंगामी बुनियादों पर एक बार फिर जाने की कोशिश करेंगे कि पंपिंग स्टेशंस की बेहतरी के लिए क्या कुछ इक़दामात किए जा रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो लाइंस हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से जो सिटी गवर्नमेंट है कराची की वो क्लेम करती है कि सीवरेज का निजाम नाकिस होने की वजह से बहुत ही अबतर सूरत हाल रोड्स की भी हो जाती है, तो इस बात में किसी तक सदाकत मौजूद है, ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार को शामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद, ब्रेक के दौरान भी इनफैक्ट बार बार काफी कॉल मौसूली, मुमताज साहब का फोन था जो कि कहते हैं कि जौहर ब्लॉक 3A में बिल पे करने के बावजूद भी पानी नहीं आता, और इस जैसे ही मुतादिद कंप्लेन्स और भी है। सर बेनते ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग कॉल्स करते हैं और इनफैक्ट ये बताते हैं कि जी बिल तो हम जो है वो प्रॉपर पे करते हैं, लेकिन पानी हमारी लाइनों में नहीं है। जब हम मुताल्लिक़ अफसरान के पास जाते हैं वो हमें दिलासे तो देते हैं कि जी पानी आ जाएगा, लेकिन दिलासों के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता। सर देखें, जैसे अब मुमताज़ साहब ने जैसे भी फरमाया कि उस इलाके में लाइन ही नहीं है, जब लाइन ही नहीं है तो बिल नहीं आना चाहिए, नंबर 1 थे। और जब लाइन नहीं है, और वासे जलील साहब के ज़माने की बात कर रहे हैं, मतलब ये कोई 8-10 साल पुरानी बात कर रहे हैं, ठीक है, उस इलाके में लाइन ही नहीं है, इसके मतलब ये हुआ कि हमने वहां पे सैंक्शन नहीं किया है, कनेक्शन ही सैंक्शन नहीं किया, जो मैं इनकी बात से अगर सैंक्शन नहीं किया होता तो फिर बिल भी नहीं आता ना, तो फिर बिल भी नहीं आता, लेकिन वो फरमा रहे हैं और लाइन है ही नहीं। जब लाइन ही नहीं है तो उन्होंने प्रॉपर नहीं कर पाया, क्योंकि जितने अच्छे अंदाज से आप यहाँ पर बैठ के चीजों को ब्रीफ कर सकते हैं, गालिबन एक आम शहरी ये नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बिल आ रहा है तो इट मींस एग्जिस्टिंग लाइन सेटअप है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जैसे वो फरमा रहे हैं, जी बिल्कुल उसके हिसाब से बिल्कुल उन्होंने लिख दिया है, मुझे एड्रेस उन्होंने बताया है। एक कॉलर और हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? बात कर रहा हूँ जी, जी फरमाइए। ये मैं फाद भाई बड़ा गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा जी। ये स्कीम 33 में मेमार मोड़ से लेके और एहसानाबाद तक के जितना भी इलाका है वहां पे वाटर बोर्ड वाले जो हैं वो उन्होंने गलत कनेक्शन दिए हुए, और मेरी ये जो है वो रिक्वेस्ट है डीएमडी साहब से कि जो सोसाइटी जो मिसल डिफॉल्ट है उनके जो भी मसला है वहां पर पानी का कनेक्शन है नहीं, नाजायज कनेक्शन है, और उसका जो कनेक्शन का जो फायदा उठा रहे हैं वो आपके वॉलमैन से लेके और एक्शन तक उठा रहे हैं, ठीक है। अगर ये वो कनेक्शन को जायज कर दें तो इससे वाटर बोर्ड को एक माकूल हर महीने पैसे भी मिल जाएंगे और उन लोग को पानी भी मिल जाएगा। अब क्या हो रहा है कि ये सारे के सारे लोग 2 नंबर तरीके से ये वहां पर पैसे लेते हैं, वहां पे नर्सरीज खुली हुई है, वो सारा कुछ होता है। उससे बेहतर है कि हमारी हुकूमत को कुछ, गवर्नमेंट को वो मिले, कुछ टैक्सेस मिले चोरी होने के बजाय। अब ये वॉलमैनों को और इन लोगों को आप देखें, ये एक आम अफसर से ज्यादा वो उनकी वो वर्थ है, और वो आपसे और हमसे बात करने को भी तैयार नहीं होते एक आम आदमी से।
बिल्कुल ये दोनों तरफ की सोसाइटीज है। बिल्कुल, आई गॉट योर पॉइंट सर, आपका पॉइंट मुझ तक आ गया सर। बड़ी इन्होंने स्पेसिफिक और अच्छी बात की है कि वही बताते हैं कि मेमार मोड़ से लेके एहसानाबाद के पानी मौजूद है। हाँ ठीक है, उन्होंने ये फरमाया जो मैं उनकी बात से समझा कि पानी मौजूद है। उससे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने फरमाई कि नेट पे उसको ले लिया जाए। नहीं, उस नेट से भी बेहतर उन्होंने एक बात बताई, वो काली भेड़ें जो कि मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ गैर कानूनी कनेक्शन देती हैं बल्कि मुख्तलिफ वॉल्व सिस्टम में कुछ ऊंच नीच करके, या उसकी जैसा बता रहे थे ना कि एक चूड़ी घुमाई इधर चला गया पानी, एक चूड़ी घुमाई उधर चला गया, ये सिस्टम करके वो एक ब्लैक मनी अपने पास कलेक्ट कर रहे हैं। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि उस ब्लैक मनी की बजाय इसको अगर आप रेगुलराइज कर दें तो वही रेवेन्यू वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पास आएगा। ऐसा नहीं होगा कि जी वॉलमैन से एक्सीएन के बाद आपके जो है वो ऊपर चीफ इंजीनियर के बाद क्या पता मजीद ऊपर, ऐसा तो नहीं होता था? नहीं, ऐसा बिल्कुल। अच्छा चलें फिर ठीक। मैं कम से कम ये दो टोक और आपके इस डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम के अंदर ही बता सकता हूँ कि वाटर बोर्ड के ऊपर की जो हायरार्की है ना, हाँ। वो कभी भी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होती सर। मैं ये तो बोल रहा हूं, तो अगर ऊपर की हायरार्की इन्वॉल्व नहीं है तो दो टोक मुझे बताइए कि ऊपर की हायरार्की इस तरह के माफियाज, जिनको मैं आज माफिया कह रहा हूं, बिल्कुल उसके जो के मैं नाम बार बार भूल जा रहा हूं, नदीम उर्फ कस्बा था या कब्जा था, मुझे भी नाम बताया जा रहा है, नदीम मकबूल उनका नाम है, नदीम मकबूल। तो उस जैसे लोगों के खिलाफ क्यों कर कार्रवाई नहीं होती सर? क्यों कर उनको ऑन दी स्पॉट जो है वो निशाना नहीं बनाया जाता कि जी आप? जब भी मेरी नॉलेज में या मेरे एमडी की नॉलेज में किसी भी बंदे का कभी आता है, कोई भी शिकायत आती है, बिलीव मी, मैं आपको, अब मुझे इल्म नहीं था कि आज आप इतनी मतलब पब्लिक कॉल्स ले लेंगे आप, ठीक है। अगर आप कहते तो मैं वो सारे आपको ऑर्डर्स दिखाता जो पिछले 1-1.5 माह के अंदर हमने किए हैं कि कितने लोगों को हमने सस्पेंड किया है। मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड सुबह मैं पेश कर दूंगा आपको। आप अगर कह रहे हैं आप माशाल्लाह से नॉलेज में एक अच्छी बात ये है कि एक अच्छी रेपुटेशन वाले अफसर हैं, और एक मैं बार बार आपको बुलाने का मकसद ही यही होता है कि आप बड़े बेहतर अंदाज में चीजों के ऊपर ना सिर्फ एक्शन लेते हैं बल्कि मैं बार बार ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि दिखा सकता हूं कितने लोगों को मैंने सस्पेंड किया है, कितने लोगों को मैनेजमेंट ने जो है वो एचआर में जो है रिपोर्ट करवाया है, और अब तो मैं इस पोजीशन पे आ गया हूं और रियली ये बता रहा हूं कि आई फील शेम, मतलब मुझे कोई इस बात की डिफेंड करते हुए मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मेरा डिपार्टमेंट है, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं, तो मुझे ये फील हो रहा है कि वाकई मैं मुजरिम हूं इस वक्त, कि इन लोगों की वजह से या इनके इन हरकतों की वजह से पब्लिक में कितना एक खराब इमेज है हमारा, पब्लिक कनेक्शन ही तो आपके डिपार्टमेंट का है। अब देखिए, अब हमें जाना पड़ेगा टर्मिनेशन पे। क्यों? ट्रांसफर से किसी का कोई नहीं बिगड़ता, सस्पेंड कर दे तनख्वाह पूरी मिलती है। जी बिल्कुल ऐसा है, ऑर्डर्स पोस्टिंग के मिल रही है जी, ऑर्डर्स हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि अगर कोई बंदा सस्पेंड होता है तो उसकी फैमिली जो है वो सफर करती है। सस्पेंशन के अंदर उसकी तनख्वाह उसकी पूरी मिलती है, सिर्फ मरात उसकी खत्म हो जाती है, तो उसकी गाड़ी वगैरह, अच्छा गाड़ी वैसे भी उनके पास नहीं होती है लोअर स्टाफ के पास। तो प्रॉब्लम इज दिस कि अब हमें इसके ऊपर जाना पड़ेगा, टर्मिनेशन के ऊपर। ये मैं बिल्कुल दो टोक और आपके प्रोग्राम में ये बिल्कुल आज मैं ये तय करके जा रहा हूं कि अब अगर ऐसी चीजें मुझे नजर आएंगी तो आई विल गो टू फॉर द टर्मिनेशन। लेट मी टेक अनदर कॉल के अलावा इसका कोई दूसरा हल। लेट मी टेक वन मोर कॉल सर। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई जी। मैं जावेद हसन बात कर रहा हूँ नॉर्थ कराची से जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा इलाका सेक्टर 10 है जी, डिस्को मोड़ से, और तकरीबन महीना भर से पानी आता ही नहीं है। अच्छा। पानी 5 मिनट 10 मिनट के लिए आ गया, इससे ज्यादा पानी मुंह भी नहीं करता। हमने भी अभी अपने इलाके में मुताल्लिका लोगों से बात किया था, तो उन्होंने नया, हर घर वालों ने 1,000 रुपए दिए और नए लाइन से उन्होंने कनेक्शन दिया, लेकिन उसमें भी पानी नहीं आया, और मोहल्ले में पानी नहीं है। चंद घरों में जो कोने पे है जिनके बड़ी ये चल रही, तो हमारे घर में तो पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। पानी टैंकर से खरीद रहे हैं। अच्छा, टैंकर कितने का मिलता है सर, जरा मुझे बता दें। आपने ऑनलाइन सिस्टम जो किया हुआ है, हाँ। वो ये कहते हैं 10 दिन के बाद, लेकिन वो 15-15 20 दिन के बाद भी जो है ना पानी नहीं भेजते। दूसरी बात, आपने अगर ऑनलाइन सिस्टम किया है तो अगर ये लोग मनमानी करें तो इनके कंप्लेन भी लॉन्च करें कि हम फिर हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमारे वो नहीं कर रहे, ताकि हम किससे बात करें कि हमारा नंबर लेते हैं और फौरन कहते थे वो होगी, लिमिट पूरी क्रॉस हो गई, लिमिट सक्सेस हो गई, अब हम कल बात करें। ठीक है, ठीक है जावेद सर, थैंक्स लॉट फॉर योर कॉल। सर नॉर्थ कराची के हवाले से बता रहे थे, गो के मैं आपसे फिर भी बात बोलूंगा। एक तो उन्होंने वही वाली ब्राइब वाली बात की
کہ وہ پیسے لے کے پھر دوبارہ کنیکشن دیا گیا, پھر اس کے بعد نہیں آیا پانی. ساتھ ساتھ انہوں نے اس آن لائن ٹینکر سسٹم کی بھی وضاحت کر دی جس کے بارے میں آپ فرما رہے تھے. سر مجھے بھوک آج لگی ہے, آپ مجھے بولیں کہ جی میں آپ کو برگر کھلاؤں گا لیکن 2 دن بعد کھلاؤں گا, تو اس بھوک مٹانے کا کیا فائدہ جو کہ مجھے آج میری بھوک نہ مٹا. آپ کے پاس برگر ہیں 100, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے 10,000 کی, ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں وہ برگر کیسے آپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ سر تو پھر آپ برگر نہ بیچیں نا, آپ پھر اور کم کسی چیز پہ آ جائیں. میں آپ سے پھر وہی بات بولوں گا کہ کراچی والوں کے مسائل کا جسے کہتے ہیں نا کہ پرماننٹ حل اگر آپ کے پاس کوئی موجود ہے تو کراچی والوں کو وہ بتائیں. سر اس طرح سے معاملات حل کراچی والوں کے نہیں ہو رہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری سنوائی نہیں ہوتی, اگر اس کال سینٹر والے کی اگر مجھے کمپلین کرنی ہے تو میں کدھر جاؤں گا, میں کس کے پاس؟ ہمارے پاس جو لائنیں ہیں, پہلے میں نے جیسے عرض کیا ٹیلی فون لائن جو ہم نے اس وقت کی ہوئی ہیں, ہمارے پاس تقریباً 11 سے 15 لائنیں جو ہیں وہ کانساس پہ ہیں, اسی طریقے سے سخی حسن پہ بھی ہمارے. اب دیکھیں سخی حسن پہ پہلے آپ کو لائن لگی ہوئی نظر آتی تھی, آپ جا کے خود کسی سے اپنے کیمرہ مین کو بھیج کے آپ چیک کروا لیں. وہاں پہ اب لائن نہیں ہے وہاں پہ. اب جو بھی آپ کو ٹینکر ملے گا وہ یا تو آپ کو ٹیلی فون کے تھرو ملے گا یا آپ کو ایپ کے تھرو ملے گا. وہ جو آپ نے خود ہی آپ ہی کی میڈیا کے اوپر نظر آیا تھا کہ لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہوئے ہیں اور کئی لمبی ایک قطار لمبی لگی ہوئی ہے اور اس سے جو ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں اور پرچی کٹوا رہے ہیں. اب وہ سخی حسن پہ ختم ہو گیا ہے. اب لوگوں کو ٹینکر مل رہا ہے تھرو ایپ کے. دیکھیں 50% جو کانٹریکٹر ہے اس نے کمرشل کرنا ہے اور 50% جی پی ایس پہ دینا ہے, جنرل پبلک سپلائی کے اوپر دینا ہے, جس کو کنٹرول ریٹ آپ کہتے ہیں. اس کنٹرول ریٹ کے اوپر ٹینکر مل رہا ہے. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں ٹینکر مل رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% اسی طرح سے, بالکل 50% اس نے دینا ہے. اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں آپ عوام کو بتانے کے لیے اور آپ کی توسط سے کہ یہ جتنے ہمارے 6 ہائیڈنٹس ہیں ان سے صرف ہم 13 MGD صرف میٹرڈ ہیں. الیکٹرو میگنیٹک میٹرز وہ لگے ہوئے ہیں اور صرف 13 MGD ہم پانی جو ہے وہ دیتے ہیں تھرو دیز. حالانکہ کراچی کی جو ڈیمانڈ ہے دیٹ از 1100 MGD, وہ تو 1100 جی اس وقت جو اویلیبل پانی ہے بتانے کے 13 MGD جو ہے اس وقت جو پانی ہم سپلائی کر رہے ہیں وہ ٹوٹل 450 MGD کر رہے ہیں. دھابی جی پہ میٹرز ہمارے لگے ہوئے ہیں. ان 450 MGD میں سے صرف 13 MGD جو ہے وہ ان 6 ہائیڈنٹس اور اسی سے آپ ڈی ایچ اے کو بھی پورا کور کرتے ہیں. کیونکہ میں بار بار ہمیشہ بولتا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی پبلک ریپرزنٹیشن کا طبقہ ہے جو کہ ہمارے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں اور دیگر آفس بیئررز ہیں, وہ رہتی بیچارے ڈی ایچ اے میں, تو اسی وجہ سے آپ بھلے نہیں رہتے ہوں گے نا, میں نے تو آفس بیئررز کا بولا تھا, آپ اس میں اپنے آپ کو شامل نہ کریں, لیکن پبلک ریپرزنٹیشن اگر وہ کرتے ہیں تو وہ ہر بار یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آج بھی قومی اسمبلی میں اگر بات ہو رہی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ کئی دہائیوں سے کراچی والوں کو ٹینکرز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. تو غالباً وہ بھی ڈی ایچ اے میں رہتے ہوں گے تو ان کو پتہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 13 MGD ٹوٹل پانی جو ہے وہ ان 6 ہائیڈنٹس کے تھرو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ان 13 MGD کو اب آپ ٹینکرز میں کنورٹ کر لیں گے تو کتنے بن جائیں گے, ٹھیک ہے. وہ اچھا یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو 13 MGD کا یہ جو چل رہا ہے اس کا جو 40% ہے وہ ڈی ایچ اے میں جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈی ایچ اے نیچرلی افورڈ بھی کر سکتے ہیں, وہ جی پی ایس پہ بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ہر آدمی لے سکتا ہے, جی پی ایس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ جی ڈی ایچ اے والا نہیں لے سکتا, نہیں ایسا نہیں ہے, کوئی بھی لے سکتا ہے جی پی ایس ایپ کے تھرو اور ٹیلی فون کے تھرو کوئی بھی لے سکتا ہے. لیکن جو کمرشل لیتے ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ ڈی ایچ اے میں جاتے ہیں. اور ڈی ایچ اے جو ہے جو ٹوٹل ہماری واٹر سپلائی اس وقت چل رہی ہے 13 MGD کی جو میں نے ابھی ہائیڈنٹ بتایا آپ کو, ان میں سے تقریباً 40 سے 50% جو ہے وہ ڈی ایچ اے میں. حالانکہ آپ کے اوپر وہ سوال پرٹی نہیں کرتا, لیکن ڈی ایچ اے کا بھی کوئی پلانٹ ہے, ڈیزل پلانٹ, جس کو کام کرنا تھا, اور اگر وہ کام کرتا ہے تو کافی حد تک ڈی ایچ اے والوں کی بھی نیڈ پوری ہو سکتی تھی. میں چاہوں گا کہ کسی دن میں ڈی ایچ اے کی کسی آفیسر سے بات کروں. آف دا ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آف دا ریکارڈ ہم آن ریکارڈ, تو پھر آن ریکارڈ بات کریں گے. سوری آئی ٹیک مائی ورڈز بیک, کیونکہ میں اس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں میٹنگ میں شامل رہا ہوں. یہ مجھے معلوم ہے کہ ڈی ایچ اے بھی اب ڈیسل پلانٹ جو ہے یہ آر او پلانٹ جو ہے وہ لگانے کے فیز میں جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں کوئکلی آپ سے بس 2 چیزیں پوچھنا چاہوں گا, اس کے بعد مجھے پروگرام وائنڈ اپ کا یہ لیے کہا جا رہا ہے. جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جی لوگوں کے لیے آپ کوشاں ہیں, محنت کر رہے ہیں, تو ان کالی بھیڑوں کے خاتمے کے لیے کوئی اقدامات آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ کو اب کرنے پڑیں گے؟ اب کرنے پڑیں گے مجھے, ٹھیک ہے, اب مجھے کرنے پڑیں گے. اور یہ مجھے بالکل یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ اب اگر یہ ایسی اس قسم کی شکایتیں آئیں گی تو ہمیں ٹرمینیشن فرام سروس جو ہے نا وہ ہمیں اقدام لینا پڑے گا. مانا کہ اس سے اس شخص کا تو بہت برا حال ہوگا, لیکن اس کی فیملی بہت زیادہ افیکٹ ہوگی. سر یہ بھی اطلاع تھی کہ سندھ گورنمنٹ کراچی واٹر سیوریج بورڈ کے کچھ مخصوص محکمہ جات کو
आउट सोर्स करने जा रही है, इस बात में कितने तक सदाकत है? और ये भी बता दीजिएगा कि क्या इससे आप लोग बीइंग वाटर बोर्ड के अफसरान मुतमईन हैं कि ऐसा होना चाहिए? देखें, फर्स्ट फेज में जो हम करने जा रहे हैं वो धाबेजी पंप स्टेशन जो है, जो मेन पंपिंग स्टेशन है, और उसके ऊपर आए दिन हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके ऊपर हमें मेंटेनेंस हमारी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कॉस्ट आती है, तो उसको आउटसोर्स हम करने के लिए जा रहे हैं और उसके लिए हम सोच रहे हैं, उसके ऊपर वर्किंग हमारी हो रही है। तो इट मीन ये हो जाएगा कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला इस काबिल नहीं है कि वो जिसे आपने धाबेजी का बताया उसकी पंपिंग को संभाल सके, तो इस वजह से आप लोग आउटसोर्स कर रहे हैं। अब तक क्योंकि जो काम अगर मैं नहीं कर पाऊंगा, देखें ना, लेट्स सपोज अगर मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा तो फिर मैं ड्राइवर हायर करूंगा। अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह संभाला हुआ है, अब तक तो हम चला रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब नए नए सिस्टम्स आ गए हैं और उसकी मेंटेनेंस के ऊपर बहुत ज्यादा आप कॉस्ट आ रही थी, तो इसलिए आउटसोर्स करवाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा? नहीं, कॉस्ट तो लेगा, लेकिन वो एक रिलायबल सोर्स हमारी हो जाएगी, तो रिलायबल तरीका हमारा बन जाएगा। यानी कि आपके अपना अमला क्यों नहीं हो जाता? ये तो वही केई वाली बात हो गई कि जब तक केई प्रॉपर प्राइवेटाइज नहीं हुआ था उस वक्त तक कहा जाता था कि जी ये केई काम नहीं कर सकती। अगर लेट्स सपोज 51% आप शेयर उसके बेच देते हैं, उसके बाद वही केई जो है वो कॉर्पोरेट एक इदारा बन जाती है, तो ये तो विल वाली बात आ गई सर। अगर आप डिलीवर करना चाहें तो क्या इस एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर रहते हुए आप डिलीवर नहीं कर सकते? एक तो धाबेजी जो है वो कराची से बहुत दूर है, नेचुरली यहाँ का एम्प्लॉय जो यहाँ रहता है वो डेली आउटबैक नहीं कर सकता, वो वही लोग हैं जो वहाँ पे उसी कॉलोनी में रहते हैं। नहीं, वो वाली बात मतलब मैं फिर वो कैपेसिटी वाली बात के लिए जा रहे, एक बेहतरी की तरफ। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं कि बेहतरी के लिए करें। चले, इट्स अ लॉन्ग डिबेट और बेइंतहा से सवाल थे जो कि आज मुझे आपसे करने थे, बड़ी तशनगी रह गई। उम्मीद यही है, कोशिश यही होगी बिल्कुल हर दफा कि टॉपिक ऐसा है कि कराची वालों का पानी का मसला इस वक्त निहायत ही संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लिया। आज हमने सेवरेज को टच नहीं किया था सर, क्योंकि सेवरेज के ऊपर बेइंतहा मसाइल हैं जो कि कराची वाले आपसे करना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जब तक आपकी तशफ़ी ना हो जाए और जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाएं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है, इसलिए बिल्कुल ठीक। किसी दिन स्पेसिफिकली कराची की सेवरेज के ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब कि अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए हर बार की तरह एटलीस्ट आप जरूर होते हैं इस जगह पर और कराची वालों के लिए, हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, और इन तमाम सवालात के जवाब भी देते हैं। प्रोग्राम दो टोक से फवाद उमर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।